अपने डोले शोले और शानदार बॉडी से यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा ये सुपरस्टार हीरो कभी एक आम शक्ल वाला लड़का हुआ करता था, जिसने अपनी पहले ही फिल्म से यश राज फिल्म्स के बॉस को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा गिरगिट जो स्क्रीन पर आते ही कभी खूंखार खिलजी बन जाता है तो कभी गली बॉय का शांत मुराद। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पद्मावत फिल्म में अपनी वहशी डार्कनेस के कारण इन्हें उस खौफनाक जोन से बाहर निकलने के लिए बाकायदा एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी थी। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। मेहरुनिसा बिन्ते जलालुद्दीन खिलजी, क्या तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी के साथ निकाह कबूल है? क्या आप यकीन करेंगे कि जो एक्टर अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की आंधी ला रहा था, उसी पर बैक टू बैक डिजास्टर्स और एक विवादित फोटोशूट की कंट्रोवर्सी ने रातों रात बॉलीवुड के जोकर का ठप्पा लगा दिया। कुछ दिनों पहले रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट किया था और इस मामले में अभिनेता रणवीर सिंह को समन भेजा गया है। फोटोशूट मामले में यह समन जारी किया गया है। और क्या आप मानेंगे कि जब फिल्म इंडस्ट्री के क्रिटिक्स ने इनके करियर का द एंड घोषित कर दिया, तब इन्होंने अपनी सतरंगी और लाउड इमेज को छोड़कर धुरंधर और धुरंधर 2 की 800 करोड़ की सुनामी के साथ सबकी बोलती बंद कर दी। मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। फिर क्यों इस बेतहाशा कामयाबी के बावजूद इनकी अपकमिंग फिल्म डॉन 3 को लेकर 40 करोड़ के हर्जाने की एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसने आमिर खान और ऋतिक रोशन जैसे दिग्गजों को बंद कमरे में पंचायत करने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आखिर कैसे इन्होंने बॉलीवुड के पुराने सिस्टम को पलट कर रख दिया और क्यों इतनी विवादित रही है इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज बेबाक बॉलीवुड के इस फायरी एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े मॉन्स्टर रणवीर सिंह की। ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, आंख। इस कहानी की जड़ें साल 2010 के उस दौर में शुरू होती हैं जब बॉलीवुड में रणबीर कपूर और इमरान हाशमी जैसे चॉकलेटी और गुड लुकिंग स्टार किड्स का दबदबा था और उस बीच ये लड़का अपना पोर्टफोलियो लेकर यश राज फिल्म्स के चक्कर काट रहा था। वो बटर नाइफ है कबीर या? आप ये लो, ये बेटर रहेगा। ऐसे लीजिए और ऐसे काटिए, ऐसे लेंथ वाइज। कुछ लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से आउटसाइडर था, लेकिन असल में इनके परिवार के तार बॉलीवुड के पुराने घरानों से सीधे जुड़े थे। ये 1950 के दशक की मशहूर हिंदी और पंजाबी एक्ट्रेस चांद बर्ग के पोते हैं और सोनम कपूर के सेकंड कजिन होने के नाते अनिल कपूर के परिवार से भी इनका रिश्ता है। लेकिन इन तमाम पारिवारिक कनेक्शन और बॉलीवुड रॉयल्टी से जुड़े होने के बावजूद यश राज फिल्म्स के दरवाजे इनके लिए किसी सिफारिश से नहीं खुले थे, बल्कि इन्हें भी एक आम स्ट्रगलर की तरह ही ऑडिशंस की भट्टी में तपना पड़ा था। जब कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने पहली बार इनका ऑडिशन लिया और वो टेप यश राज के बॉस आदित्य चोपड़ा को दिखाया गया तो आदित्य चोपड़ा का पहला रिएक्शन बेहद कड़वा था। उन्होंने साफ कहा कि ये आदमी आम सी शक्ल वाला लड़का है, हीरो मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं है और इसकी शक्ल एक लीड एक्टर जैसी नहीं लगती है। मैं क्या सोच रहा था, मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस का आइडिया है पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये फिर वो तो सोच रहा था जब तक मेरा लाइन पे नहीं आता मैं तेरे साथ शादी मुबारक में पार्टनरशिप कर ले। लेकिन इनके अंदर वो बेकाबू एनर्जी थी जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। कैमरे के सामने दिल्ली के स्ट्रीट स्मार्ट बिट्टू शर्मा के किरदार को इन्होंने जिस बेकाबू एनर्जी, बिना किसी झिझक और पूरी रूह के साथ निभाया था, उसने आदित्य चोपड़ा को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि शक्ल भले ही आम हो, लेकिन स्क्रीन पर इस लड़के की जो धाकड़ प्रेजेंस है वो किसी भी सुपरस्टार को पीछे छोड़ सकती है। 3 साल्टिंग के बाद इन किसी को नहीं रहना। चल जूते। Morons, do you know who he is? हाँ मालूम है, फौजी जनरल है। तो आप इंग्लिश गालियां दिए जाओगे? आपको भी पता है गलती किसकी है, पर आप इतना मत उंगल करो कि हमें भी भांडा फोड़ना पड़ जाए। इसके बाद लगातार 2 हफ्तों तक इनके कई स्क्रीन टेस्ट लिए गए और तब जाकर के आखिरकार बैंड बाजा बारात के लिए इनकी कास्टिंग पक्की हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो बैंड बाजा बारात के उस जुगाड़ू लड़के के किरदार ने पूरे देश को अपना मुरीद बना लिया और लोग थिएटर से बाहर निकलते वक्त ये पूरी तरह से भूल गए कि इस लड़के की ये पहली फिल्म है। चाय में डूबा वे सिकुट हो गया।
अपनी पहली ही फिल्म की मॉन्स्टर सक्सेस के बाद साल 2011 में इन्होंने लेडीज वर्सेस रिकी बहल में एक ऐसे ठग का किरदार निभाया जिसने साबित कर दिया कि ये चार्मिंग और शातिर अवतार में भी स्क्रीन होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बतानी है। 99% चांसेस है कि सुनने के बाद तुम पार्टनरशिप तोड़ लो। ऐसा क्या सीक्रेट होगा? मैं नहीं तोड़ने वाली पार्टनरशिप। मैं अपने सीक्रेट्स बताऊंगा तो तुम्हें अपने बताने होंगे। लेकिन बॉलीवुड को असली शौक तब लगा जब साल 2013 में विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म लुटेरा रिलीज हुई। एक ऐसा इंसान जो असल जिंदगी में एक सेकंड भी शांत नहीं रह सकता, उसने वरुण श्रीवास्तव के उस खामोश, पोएटिक और इंटेंस किरदार को इतनी गहराई से जिया कि क्रिटिक्स भी हैरान रह गए। एक बार मरने से पहले चंद्रताल देखना चाहता हूँ। वो कहाँ है? मनाली से बहुत आगे, हिमालयों के बीचों बीच, नीला हरा पानी। इसके बाद गुंडे में विक्रम और किल दिल में देव जैसी फुल ऑन मसाला फिल्मों में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया और होमी अदजानिया की फिल्म फाइंडिंग फैनी में गेबो का एक अजीबो गरीब कैमियो भी किया। संभल के खर्च करना भैया जी, आप तो हमें जानते हैं, जितनी मेहनत से कमाते हैं उतनी मेहनत से उड़ाते हैं। तुमने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग। भले ही इनमें से कुछ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा कमाल नहीं कर सकी, लेकिन मास ऑडियंस के बीच इनकी पहुंच को बेहद मजबूत भी करती चली गई। लेकिन इसके बाद इनकी जिंदगी में वो डायरेक्टर पूरी तरह से हावी होने वाला था जो इनके अंदर छिपे हुए शैतान को दुनिया के सामने आजाद करने का हुनर जानता था। लहू मुलक गया। दोस्तों, संजय लीला भंसाली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने एक्टर्स को मानसिक और शारीरिक रूप से निचोड़कर उनके अंदर से वो परफॉर्मेंस निकालते हैं जो वो एक्टर खुद भी नहीं जानते कि उनके अंदर मौजूद थी। रणवीर उनके लिए एक ऐसी बेहतरीन मिट्टी बन गए जिसे भंसाली अपने सांचे में किसी भी हद तक ढाल सकते थे। साल 2013 में आई गोलियों की रासलीला रामलीला में दीपिका पादुकोण के साथ इनकी जो खतरनाक और रॉक केमिस्ट्री दिखी, उसने इन्हें रातों रात ए लिस्टर्स एक्टर की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। हर मौके पे तुम साले संडे डाउन हमारे घर लूटे, धंधे लूटे, बवाल किए। अरे बच्चों तक को नहीं हमसे क्या बराबर? रंजार के हर इलाके में तेरी बात के खिलाफ थे। खून, वसूली, स्मगलिंग, इतना बड़ा तोड़ू तो आई क्यों मेरे साथ? तेरे अंदर वरना गोली नहीं चलती तेरे हाथ। लेकिन इस रामलीला के सेट पर सिर्फ फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही थी दोस्तों, बल्कि बॉलीवुड की सबसे पावरफुल और चर्चित लव स्टोरी की नींव भी रखी जा रही थी। कैमरे के सामने गोलियां चलाते हुए और रोमांस करते हुए असल जिंदगी में भी ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल ले बैठे। अंग लगा दे रे। दीपिका पादुकोण जो अपने पिछले रिलेशनशिप्स के हार्ट ब्रेक और क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रही थी, उनके लिए इस इंसान की अनकंट्रोल्ड एनर्जी, अटूट सपोर्ट और प्यार एक हीलिंग प्रोसेस बन गया। फिल्म में मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। सालों तक दोनों ने अपने इस रिश्ते को मीडिया की नज़रों और गॉसिप कॉलम से बचा कर रखा, लेकिन आखिरकार साल 2018 में इटली के बेहद खूबसूरत लेक कोमो में दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा ये चर्चा रही कि एक बेहद शांत, ग्रेसफुल और रिजर्व्ड लड़की इतने लाउड, ओवर द टॉप और अतरंगी इंसान के साथ कैसे पूरी जिंदगी बिता सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि दीपिका इनकी जिंदगी का वो एंकर बनी जिसने इनकी उड़ती हुई और कभी कभी भटकती हुई पतंग को हमेशा जमीन से जोड़े रखा। अवार्ड शोज में इनकी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन और अजीबोगरीब हरकतों को कई बार मजाक के तौर पर भी देखा गया, इनके मीम्स बनाए गए, लेकिन इन दोनों ने हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर इन तमाम ट्रोल्स का मुंह बंद कर दिया। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे, रंट लगा रे। और दीपिका का ये सहारा रणवीर के लिए तब सबसे ज्यादा जरूरी बन गया जब ये भंसाली के डार्क किरदारों में पूरी तरह से डूबने लगे। साल 2015 की फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए जब इन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और महीनों तक खुद को एक कमरे में बंद करके मराठा पेशवा के किरदार को जिया, तो पर्दे पर जो जादू दिखा उसने तमाम अवार्ड्स इनके नाम कर दिए। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। लेकिन इनकी एक्टिंग करियर का सबसे खौफनाक और साइकोलॉजिकल पीक तब आया जब साल 2018 में पद्मावत रिलीज हुई। अलाउद्दीन खिलजी के उस मॉन्स्टरस और खूंखार किरदार को निभाने के लिए इन्होंने खुद को 21 दिनों तक गोरेगांव के एक डार्क और एकांत अपार्टमेंट में कैद कर लिया ताकि ये खिलजी की उस दरिंदगी को अपने अंदर उतार सके। ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो खिलजी की उस खौफनाक हंसी और उन जानवरों जैसी आंखों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन एक मेथड एक्टर होने के नाते इस किरदार का साइकोलॉजिकल टोल इतना भयंकर था कि शूटिंग खत्म होने के बाद इन्हें उस डार्क जोन से बाहर निकलने के लिए बकायदा एक साइकाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी। और ये फिजिकली, इमोशनली, मेंटली मुझे निचोड़ कर मेरी जान ले लेगा, मैं पागल हो जाऊंगा शायद। और ऐसा हुआ था बीच में, मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ।
खिलजी के उस खौफनाक अवतार के बाद इन्होंने अपनी इमेज को इतनी बार पलटा कि पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। बंसाली के ऐतिहासिक सेट से निकलकर जोया अख्तर की दिल धड़कने दो में कबीर मेहरा के नाम का एक कंफ्यूज्ड अमीरजादे का रोल हो, या फिर आदित्य चोपड़ा की बेफिक्रे में एक केयरफ्री लड़के का अवतार, इन्होंने हर जॉनर को एक्सप्लोर किया। जिस लड़की से मैं सच में प्यार करता हूँ उसे जॉब से निकाला गया है, शिप से उतारा गया है मेरी वजह से। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई। और फिर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में जब इन्होंने साल 2018 में सिम्बा के रूप में इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव का अवतार लिया, तो इस मास एंटरटेनर किरदार ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ की आग लगा दी। सर एक बात बताऊं, सूर्यवंशी सर है ना, आपको लेके बहुत मैनिक्योर है। इनसिक्योर? हाँ वही, बहुत पेडिक्योर है। अभी आपको गन दिया, थोपड़ा दिखना चाहिए था। इस किरदार का स्वैग इतना आइकॉनिक बन गया कि साल 2021 में सूर्यवंशी और 2024 में सिंघम अगेन में इनके कैमियोज ने थिएटर्स में ढेर सारी तालियां और सीटियां बटोरी। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो अभी। और इसके ठीक उलट साल 2019 की गली बॉय में धारावी के उस शांत दबे हुए मुराद के किरदार ने इन्हें एक अलग ही लीग में खड़ा कर दिया। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां। लेकिन सिनेमाघरों पर लगे उस भयंकर ताले और महामारियों के दौर के बाद जब थिएटर्स वापस खुले तो ऑडियंस का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था और वो अब किसी भी एवरेज फिल्म को सिर्फ स्टार वैल्यू के नाम पर बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। साल 2021 में आई कबीर खान की फिल्म 83 में इन्होंने कपिल देव का जो हूबहू किरदार निभाया था उसे क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा, लेकिन फिल्म का भारी भरकम बजट और थिएटर बंदी के उस नाजुक दौर की टाइमिंग ने इस शानदार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल फेलियर बना दिया। टुमारो मैच वेरी इंपॉर्टेंट। Chika, you hit. Delete, you strong. लेकिन असली डाउनफॉल तो इसके बाद शुरू हुआ जब साल 2022 में आई यश राज फिल्म्स की जयेश भाई जोरदार बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह पिटी कि फिल्म अपनी लागत का 20% भी नहीं निकाल सकी। मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमको पूछते हैं क्या प्रसाद में क्या लोगे, लाडू या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं। और इसी नाजुक मोड़ पर जब इनकी फिल्में लगातार दम तोड़ रही थीं, तब साल 2022 में ही इंटरनेट पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इनकी पूरी पब्लिक इमेज को विवादों के दलदल में धकेल दिया। इन्होंने पेपर मैगजीन के लिए एक विवादित फोटोशूट करवाया जिसकी तस्वीरें रातों रात पूरे देश में वायरल हो गई। इस फोटोशूट ने एक भयंकर बवाल खड़ा कर दिया। देश के कई हिस्सों में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, मोरल पॉलिसिंग शुरू हो गई और मीडिया के डिबेट्स में इनके चरित्र को सरेआम उछाला जाने लगा। इस मामले में अभिनेता रणवीर सिंह को समन भेजा गया है। फोटोशूट मामले में यह समन जारी किया गया है। और फिर आया साल 2022 का दिसंबर जब रोहित शेट्टी के साथ इनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म सर्कस रिलीज हुई। जिस रोहित शेट्टी के साथ इन्होंने सिम्बा जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी, उसी डायरेक्टर के साथ सर्कस जैसी लाउड, आउटडेटेड और बेसिर पैर की कॉमेडी ने इनके करियर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। मैं नहीं, वो अंदर किसी खेलना चाह रही थी। वो छोड़, ये क्या है? ये मैं नहीं हूँ, ये तू है। नहीं ये मैं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। सर्कस के डिजास्टर होने के बाद तो जैसे मीडिया और क्रिटिक्स ने इनके खिलाफ एक भयंकर कैंपेन चला दिया। इनकी जो अतरंगी और अजीबोगरीब कपड़े कभी इनके स्वैग की पहचान हुआ करते थे, अब वही कपड़े इनकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण बताए जाने लगे और लोग सरेआम कहने लगे कि ये एक्टर कम और जोकर ज्यादा हैं। हालात ये हो गए कि साल 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की हिट होने के बावजूद इंडस्ट्री के अंदर ये कहा जाने लगा कि इनका जादुई चार्म खत्म हो गया है। मुझे भी इनकी बातों से, इनकी बिहेवियर से प्रॉब्लम है। मैंने कहा आज त्योहार है, आज बात नहीं करेंगे। तूने बोला जब बात कर ले, अब मैं अपने वे में हैंडल कर रहा हूँ, मुझे हैंडल करने दे। रॉकी तू सीधे बात भी नहीं कर सकता, इनसे इनकी आंख में आंख डाल के देख भी नहीं सकता है तू। देख सकता हूँ लेकिन मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जब हर कोई इनकी प्रोफेशनल कब्र खोदकर इन पर हमेशा के लिए खत्म होने का ठप्पा लगा चुका था, तब साल 2024 के अंत में उरी फेम डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी मेगा मल्टी स्टारर स्पाई थ्रिलर धुरंधर की अनाउंसमेंट की, जिससे बॉलीवुड में एक अजीब सी हलचल मच गई। संजय दत्त, अक्षय खन्ना और R माधवन जैसे दिग्गजों के बीच जब इनका नाम एक अंडरकवर स्पाई के तौर पर सामने आया तो कुछ लोगों ने खुलेआम इस कास्टिंग का मजाक उड़ाया, ये सोच करके कि जो इंसान 2 मिनट शांति से खड़ा नहीं हो सकता, वो एक खामोश, सीरियस और खूंखार जासूस का कैरेक्टर कैसे निभाएगा। लेकिन आदित्य धर का विजन कुछ और ही था। वो इस एक्टर के अंदर उस खिलजी वाले शैतान को देख चुके थे जिसे बस एक सही स्क्रिप्ट और डार्क डायरेक्शन की जरूरत थी। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की। दिसंबर 2025 में जब धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो थिएटर्स में बैठे दर्शकों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इस फिल्म में इन्होंने ना तो कोई अतरंगी कपड़े पहने, ना कोई लाउड डायलॉगबाजी की और ना ही कोई ओवर द टॉप एक्शन किया, बल्कि जसकीरत सिंह के किरदार में इन्होंने जो खौफनाक खामोशी दिखाई उसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। SP चौधरी असलम,
बिहारी टास्क फोर्स से आग उठी और पूरा कराची हक कर दी। इनकी वो डेड और कोल्ड आंखें, वो दुश्मनों को बिना कोई इमोशन दिखाए मौत के घाट उतारने का अंदाज और रूह को कपा देने वाले रेड स्क्रीन वाले मास्टरपीस सीन में इनकी वो इंटेंस प्रेजेंस। इस एक फिल्म ने बॉलीवुड के तमाम पॉपकॉर्न स्पाई यूनिवर्स को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और जब मार्च 2026 में इसका सीक्वल धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुआ तो बॉक्स ऑफिस पर वो सुनामी आई जिसने 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके सारे रिकॉर्ड्स चकनाचूर कर दिए। इनकी इस खौफनाक खामोशी ने उन तमाम क्रिटिक्स के मुंह पर ताला लगा दिया जो इन्हें सिर्फ एक जोकर समझते थे, और इन्होंने साबित कर दिया कि एक्टिंग के असली जोन में ये बॉलीवुड के सबसे बड़े मॉन्स्टर हैं। लेकिन इस बेतहाशा पावर और इस बॉक्स ऑफिस डोमिनेशन ने इनके अंदर एक ऐसी आज़ादी पैदा कर दी जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़ी स्टूडियोज में एक साथ खुली जंग छेड़ दी। आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में जब फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट ने शाहरुख खान को रिप्लेस करके रणवीर सिंह को नया डॉन अनाउंस किया था, तब इनका करियर हिचकोले खा रहा था। लेकिन जब धुरंधर की मॉन्स्टर सक्सेस के बाद इनकी मार्केट वैल्यू आसमान छूने लगी तो एक्सेल एंटरटेनमेंट को लगा कि अब डॉन 3 का सुपर हिट होना तय है। लेकिन फरहान अख्तर शायद ये भूल गए कि अब वो उस स्ट्रगलिंग एक्टर से डील नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसे अल्फा एक्टर से डील कर रहे थे जो अपने करियर की लगाम अपने हाथ में रखना जानता है। धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर ने अचानक डॉन 3 से वॉकआउट कर लिया और इस फैसले ने बॉलीवुड में एक ऐसा 40 करोड़ का भूचाल ला दिया जिसने पूरी इंडस्ट्री की नींदें उड़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने साफ शब्दों में कहा कि इतने सालों के इंतजार के बावजूद डायरेक्टर फरहान अख्तर के पास कोई बाउंड स्क्रिप्ट यानी पक्की कहानी नहीं थी और रणवीर बिना स्क्रिप्ट के हवा में तीर चलाने को तैयार नहीं है। फिल्म की कास्टिंग भी लगातार बदल रही थी, जहां पहले कियारा आडवाणी का नाम था, फिर कृति सेनन का नाम सामने आने लगा और शाहरुख खान ने भी इस नए चैप्टर से जुड़ने से साफ इनकार कर दिया था। तो इस भयंकर अनप्रोफेशनलिज्म को देखते हुए इन्होंने डॉन 3 को लात मार दी। लेकिन एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इसे अपने ईगो पर ले लिया और इन पर 40 करोड़ रुपए का भारी भरकम हर्जाना ठोक दिया, ये कहते हुए कि रणवीर के जाने से उनके प्री प्रोडक्शन के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। बात इतनी बिगड़ गई कि इस विवाद को सुलझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के विवाद सुलझाने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं से भी बात नहीं बनी, बल्कि आमिर खान और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स को मीडिएशन के लिए बंद कमरों में आना पड़ा। लेकिन रणवीर कहां झुकने वाले थे। इन्होंने एक भी रुपया देने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि इन्होंने इस फिल्म के लिए कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लिया था। और जब एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इनकी आने वाली ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म प्रलय की फंडिंग रुकवाने की साजिश रची तो इंडस्ट्री में एक खुली जंग का ऐलान हो गया। फिलहाल ताजा खबरों के मुताबिक डॉन 3 पूरी तरह से अधर में लटकी हुई है और फरहान अख्तर खुद लीड रोल निभाने पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। लेकिन डॉन 3 के छूटने से क्या इनका करियर रुकने वाला था? जी नहीं। आज इनकी झोली में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े विजुअल स्पेक्टिकल बनने वाले हैं। संजय लीला भंसाली के साथ इनकी एक बार फिर से जोड़ी बन रही है बैजू बावरा के लिए, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इंडियन सुपर हीरो की आइकॉनिक लेगेसी शक्तिमान में लीड रोल निभाने की भी तैयारियां चल रही हैं। करण जौहर का हिस्टोरिकल ड्रामा तख्त, जिसमें ये मुगल शहजादे दारा शिकोह बनने वाले हैं, और डायरेक्टर शंकर के साथ एक अनटाइटल्ड पैन इंडिया फिल्म भी इनकी पाइपलाइन में है। तो आखिर क्या है रणवीर सिंह की इस पूरी जर्नी, इस खौफनाक कमबैक और इस बगावत का असली सच? क्या आदित्य धर की धुरंधर ने इन्हें वो संजीवनी दे दी है जिसके बाद इन्हें अब डॉन 3 जैसी फ्रेंचाइज की भी जरूरत नहीं है? और 40 करोड़ के इस लीगल बैटल में एक्सेल एंटरटेनमेंट की गलती है, या फिर 800 करोड़ की सक्सेस के बाद रणवीर का स्टारडम इनके सर चढ़कर बोल रहा है? क्या बॉलीवुड का ये मॉन्स्टर आगे चलकर बॉक्स ऑफिस के पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा, या फिर स्टूडियो से बगावत करना इनके करियर के लिए एक नया खतरा बन जाएगा? ये तमाम फैसले और ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर एक स्ट्रगलर से बॉलीवुड का सबसे बड़ा सर्वाइवर, मॉन्स्टर और रेबल बनने की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।